हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, वाइंडिंग अप। पहले जरा समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है, वाइंडिंग अप। नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, आपने बहुत सारे टर्म्स ऐसे सुने हुए हैं आज तक, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन। देन अभी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में स्ट्राइकिंग ऑफ नेम्स, रिमूवल ऑफ नेम्स, है ना, तो स्ट्राइकिंग ऑफ, या फिर आप उसको बोल सकते हो डिसोल्यूशन। तो ये सारे टर्म्स हैं, अलग अलग जगह यूज किए गए हैं। आपने कहीं अकाउंट्स में पढ़ा होगा लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऐसा भी पढ़ा है। कंपनी से रिलेटेड लिक्विडेशन होता है, फर्म्स डिसॉल्व होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आपके मन में कंसेप्ट होंगे, राइट। कंपनीज एक्ट के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, या कैसे हम किस पाथ को पकड़ के चले जो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो कि वाइंडिंग अप का आखिर मतलब क्या होता है। देखो, एक बात तो क्लियर है कि कंपनी क्या है, एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ये बर्थ कब लेती है, जब लॉ एग्जिस्टेंस में इसको लेके आता है कंपनी को, राइट। अब हो सकता है अब इस कंपनी को और जीने की इच्छा नहीं है, सो कंपनी वांट्स टू डाई। या हो सकता है रजिस्ट्रार ये समझता है कि इस कंपनी को जीने का हक ही नहीं है, ऐसी कंपनी क्या करेगी जी के। तो रजिस्ट्रार, ठीक है, या कोई भी कंपनीज एक्ट में अथॉरिटी सोचती है कि नहीं, इसको जीने का कोई हक नहीं है, दिस कंपनी हैज टू डाई। अब इस कंपनी को हम कैसे मार सकते हैं, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सो द कंपनी हैज टू डाई लीगली। The question here arises कि वो स्ट्राइकिंग ऑफ नेम और वाइंडिंग अप में डिफरेंस क्या है। स्ट्राइकिंग ऑफ नेम और वाइंडिंग अप में डिफरेंस क्या है। देखो, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो कि why at all winding up happens या why at all striking of name happens, ठीक है। ये होता क्यों है। एक बार कंपनी बन गई तो चलने देना चाहिए, कंपनी काम करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, कंपनी काम करे ना करे, चलते जाए क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो हमने देखा है कि डोरमेंट कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम, वाइंडिंग अप, ये सारी तीनों कुछ चीजें हम लोग को मिल रही हैं जो सिमिलर सी साउंड कर रही हैं। एक कंपनी है, बिजनेस कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, बहुत अच्छा मैं बिजनेस कर रही थी, बट एकाएक क्या हुआ, अचानक से मेरा बिजनेस पूरा ठंडा हो गया। आई वॉज इन टू अ डाउन टर्न, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरा बिजनेस क्या हो जा रहा है, जाता आई डोंट हैव एनी न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ भी नहीं हो रहा है। या मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया था, वो ऑन होल्ड चला गया, वो 3 साल पहले कमेंस नहीं हो सकता है, तो 3 साल के लिए मैं क्या है, एकदम कुछ हो नहीं रहा है, कंपनी कोई काम नहीं कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में you know that company is a very good form of organization, no doubt, but उसकी legal formalities, उसके compliances of all the forms of organization सबसे ज्यादा है ना। कंपनीज में कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, एक रेजोल्यूशन भी फाइल कर आपको पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फाइलिंग करनी पड़ेगी। सो कितने सारे उसके कंप्लायंसेस होते हैं, ये फॉर्म भरो, एनुअल रिटर्न भरो, फाइनेंशियल्स बनाओ, एजीएम होल्ड करो, ये करो वो करो, कितनी सारी चीजें होती है, राइट। So we are not doing any business, but we need to do all the compliances, because अगर हम ये नहीं करेंगे तो आरओसी क्या करेगी, हमको पेनाल्टीज की नोटिस भेजेगी और हमको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। काम धंधा कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से पेनाल्टी भरते जाओ। तो इसी को ईज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ईज करने के लिए स्ट्राइकिंग ऑफ है, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम्स है। इधर यू कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ योर डोमेंट कंपनी, कि आप डोमेंट कंपनी हो, या फिर इन सिचुएशंस आप अपना नाम हटा सकते हो। अब जब आपका नाम हट गया, आपके ऊपर कोई सूट वूट कोई एक्शन वगैरह नहीं फाइल होगा, आपकी एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस हट गई, ठीक है। आपका नाम रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ हो गया, आपसे बस बोला जाता है यू एक्सटिंग्विश ऑल योर लायबिलिटीज एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपके एसेट्स लायबिलिटीज सब हटा दो। उसके बाद भी अगर फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उससे हम एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी लेते हैं डायरेक्टर्स से, है ना। हम उनको बोलते हैं कि आप हमको लिख के दीजिए, पहली बात तो आप ये लिख के दीजिए कि आपने सारी एसेट्स लायबिलिटीज को हटा दिया है, और दूसरी बात, अगर फ्यूचर में कोई अराइज होगी तो यू प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई,
है ना। और अगर फ्रॉड का केस होता है तो यू विल बी पर्सनली लायबल। हर एक चीज हम लिखवा लेते हैं, एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड, और उनका नामो निशान हट जाता है कंपनी का। उनको ये भी ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो ठीक है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स वो अपने कंपनी का नाम रिस्टोर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज स्ट्राइकिंग ऑफ नेम्स, है ना, रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब हम बात करते हैं वाइंडिंग अप की। वाइंडिंग अप नेसेसरली डज नॉट मीन कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है। वहां पे क्या था, इन एक्टिविटी के केस में आप अपना नाम हटवा लेते हो। वाई टू गो थ्रू ऑल दोज फॉर्मेलिटीज, कंप्लायंसेस, जब आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, कंपनी बनी हुई है, आप चलते जा रहे हो। वाइंडिंग अप जैसा कोई सीन ही नहीं है ना। वाई यू विल गो इनटू दैट लेंथी प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। तो वहां पे स्ट्राइकिंग ऑफ नेम हेल्प्स, ठीक है। वो डायरेक्ट क्या हो गया, वाइंडिंग अप एक प्रोसीजर होता है, और उसके बाद वाइंडिंग अप के बाद भी आपका नाम तो हटता है ना रजिस्टर ऑफ कंपनीज से। सो दैट रिमूवल कैन हैपन आफ्टर वाइंडिंग अप ऑल्सो। एक्चुअली इट हैपेंस, है ना। वाइंड अप होएगी कंपनी, उसके बाद भी नाम तो हटेगा ही हटेगा ना। तो वो तो बट ऑब्वियसली वाइंडिंग अप हो गई, फिर अब एक्जिस्टेंस हट गया। बट ये जो वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसीजर है, इन सर्टन सिचुएशंस यू नीड नॉट गो थ्रू दैट प्रोसीजर, और आप डायरेक्टली अपना नाम हटवा सकते हो। क्लियर हुआ थोड़ी पॉइंट डिफरेंस। अब देखो, अब बात करते हैं हम वाइंडिंग अप की, ठीक है। वो सिचुएशन तो हमको समझ में आ गई, रिमूवल, उसके सारे हमने प्रोविजंस भी पढ़ रखे हैं। अब अगर हम बात करें वाइंडिंग अप की, वाइंड अप जैसे काम नाम क्या बोल रहा है, वाइंडिंग अप। व्हेन यू वाइंड अप एवरीथिंग, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको बंद करना है ना। उसको हम लेके आए थे एग्जिस्टेंस में, अब उसको हमको एग्जिस्टेंस से हटाना है, ठीक है। देयर कैन बी अ रीजन व्हेन वी वांट टू डू दिस। हम खुद चाहते हैं कि ये कंपनी बंद हो जाए। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, विच इज नो मोर कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट नाउ। वो अब हमको पढ़ना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, क्योंकि जब से वो 2016 में कोड आया तो काफी सारी चीजें आपकी इससे लिंक होके वहां चली गई है, ठीक है। तो जो आपका वाइंडिंग अप के चैप्टर में, अगर मैं बोलूं चैप्टर 20 में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो सेक्शन 270 से सेक्शन 303 तक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सारी बातें अब कहाँ हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, ठीक है। एंड देन यू हैव थर्ड फोर्थ पार्ट, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो पूरा वाइंडिंग अप का चैप्टर हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वाइंडिंग अप मतलब क्या, वाइंड अप करना, चीजों को वाइंड अप करना। अब वाइंड अप क्या होता है, हाँ, कोई भी काम खत्म हो सकता है, कंपनी एग्जैक्टली वाइंड अप नहीं हो जाती है। कंपनी की एग्जिस्टेंस भी हटाने के लिए अल्टीमेटली स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा नाम, बट ऑल द थिंग्स हैव टू बी वाइंड अप। ऑल द थिंग्स मतलब इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, इसको पे करो, इससे लो, इसको दो, इस सबका अलग अलग क्लेम सेटल कर दो, सब चीज कर दो। क्यों, क्योंकि एक फुल फ्लेजेड कंपनी खड़ी है, बट वी वांट टू वाइंड अप दिस कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों होती है वाइंडिंग अप, कौन करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, क्या प्रोसीजर है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप। इज दैट क्लियर? तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। नहीं, वाइंडिंग अप ये जो टर्म्स हैं, अगर मैं बात करूं, वाइंडिंग अप है, लिक्विडेशन है, बैंकरप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, ये सारे टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये इंडिविजुअली अलग अलग इनका क्या मतलब है, ये मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जरा हमारा वाइंडिंग अप का। When I come to IBC, I will relate these concepts and then I'll teach you, right? So हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 270। सेक्शन 270 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लिखा है कि ये पार्ट एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 271 से एक्चुअली हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ पढ़ना है। So section 271 talks about the circumstances, जिस circumstances में कंपनी वाइंड अप हो सकती है, कंपनी में बी wound up, right?
section 271 which talks about circumstances. देखो जरा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी मे ऑन अ पिटिशन अंडर सेक्शन 272 बी वोन्ड अप बाय द ट्रिब्यूनल। इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। ट्रिब्यूनल, तो पावर किसके पास है, पावर ऑफ वाइंडिंग अप इज विद द ट्रिब्यूनल, राइट। ट्रिब्यूनल कब वाइंड अप कर सकता है, ऑन द एप्लीकेशन और ऑन द पेटिशन। पेटिशन कौन करता है, पेटिशन वो लोग करते हैं जिनका नाम लिखा हुआ है सेक्शन 272 में, जिनका नाम लिखा हुआ है सेक्शन 272 में। तो पहले जरा जाके देखते हैं कि सेक्शन 272 में कौन लोग हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कि वो लोग पेटिशन दे सकते हैं, ठीक है, वो लोग पेटिशन दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड देन विल कम बैक। इज दैट क्लियर? Petition for winding up, section 272, petition for winding up. Company contributories, any contributory or contributories दोनों को मिला के registrar, government, it can be CG, it can be SG, या आप बोल सकते हो एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं अभी गवर्नमेंट ही लिख रही हूँ, ठीक है, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू। ये सब लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं पेटिशन टू ट्राइब्यूनल। क्या दे सकते हैं ये लोग, पेटिशन टू ट्राइब्यूनल, ठीक है। नहीं, इतना सिंपल तो कुछ भी नहीं होता है ना। A petition to the tribunal for winding up of a company shall be presented by the company, मतलब कंपनी खुद क्या दे सकती है, पेटिशन दे सकती है ऑफ वाइंडिंग अप। अब कंपनी खुद का मतलब क्या होता है, कंपनी खुद का मतलब क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। सो कंपनी खुद तो आके नहीं देगी, कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करता है, बोर्ड काम करता है, राइट। कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करता है, बोर्ड काम करता है। तो मतलब क्या है, क्या बोर्ड देगी पेटिशन, सिर्फ एक माध्यम होती है। कंपनी का पेटिशन मतलब किससे आ रहा है, बोर्ड से ही आ रहा है। पर क्या बोर्ड अपनी मर्जी से ये पेटिशन दे सकती है? मैम आपने तो अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो आप बताएंगी तब हम लोगों को समझ में आएगा, अब बताएंगी तब हम लोगों को समझ में आएगा। सो कम बैक टू सेक्शन 271, वापस आ जाओ, दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ग्राउंड जो उसमें लिखा हुआ है वो ये लिखा है, द कंपनी मे बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन resolve that the company be wound up by the tribunal. On receipt of petition on this ground, the tribunal may order the winding up of the company. हर एक पहलू को एनालाइज करना है तो धीरे धीरे समझना। क्या बोला गया इस सेक्शन में, ये बोला गया कि कंपनी तो दे सकती है, क्या दे सकती है, पेटिशन, पेटिशन दे रही है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी पेटिशन दे रही है ट्रिब्यूनल को। अब इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, कंपनी खुद चाह रही है कि मेरी वाइंडिंग अप हो जाए, तो क्या इसको हम टर्म का नाम नहीं दे सकते, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप? तो मैम अभी तो आपने कहा कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आईबीसी में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे तो हमको पढ़ना ही नहीं है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप।
अब आप बोल रहे हो कि दिस इज वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। क्यों ये वॉलेंटरी वाइंडिंग अप नहीं है? ये है वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। दिस इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर, ट्रिब्यूनल की मर्जी है, पर अगर आपके ऊपर ये ऑर्डर पास हो गया तो इट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप ओनली, ठीक है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से वाइंडिंग अप हो रही है, आपकी मर्जी से नहीं हो रही है। आपकी मर्जी उसमें एसोसिएटेड है, मतलब आपने ट्रिब्यूनल से पेटिशन फाइल किया, ऑर्डर किसका चल रहा है? ट्राइब्यूनल का। सो दिस इज नॉट वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, दिस इज नॉट वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है। अभी आप उसमें पढ़ोगे तब आप रिलेट कर पाओगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, कंपनी क्या पेटिशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को फॉर वाइंडिंग अप? आप बोलोगे यस। किन सर्कमस्टांसेस में दे सकती है? जब उसकी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ हो, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास होता है? दैट द कंपनी इज टू बी वोन्ड अप बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग होगी, तो ट्राइब्यूनल हमारे पिटिशन पे जैसे एक्ट करेगा हम वैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। इस बात का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट मींस देयर हैज टू बी 3/4 मेजॉरिटी। 75% मेंबर्स ने एग्री कर लिया तो पिटिशन जाएगा। पिटिशन किसको जाएगा? ट्राइब्यूनल को जाएगा। ट्राइब्यूनल उसके बाद क्या करेगा? मे ऑर्डर वाइंडिंग अप। ट्राइब्यूनल की अभी भी मर्जी पे है। तो पहली बात ये हो गई, पहला आपका ग्राउंड या पहला आपका पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट आप जरा देखो, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? See, once again, I'm reading section 271. A company may, on a petition under section 272, be wound up by the tribunal if the company has, by special resolution, resolved that the company be wound up by the tribunal. पहला point clear हो गया। दूसरा point क्या है? If the company has acted, if the company has acted against interest of sovereignty, integrity of India, security of India, friendly relations with foreign state, public order, decency और morality। काफी सारी बातें लिखी हुई हैं और काफी सारी हेवी बातें लिखी हुई हैं, है ना। टर्म्स कुछ हेवी हैं। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हो हमारी कंट्री की एकता, है ना, उसमें क्या हो रहा है? We have some sovereign functions, we have some integral functions. Integral functions मतलब we have to be in integrity, right? हमें differentiation ये सब को बढ़ावा नहीं देना है। Be it our country is filled with a lot of religion, caste, ये सब चीजें हैं, distinguish करती हैं, but after all we have to be equal, ठीक है। और हमें एक होके रहना है। That is something integration, that is something integrity of India. Sovereignty का मतलब क्या है? हाँ, द गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म द सोवरेन फंक्शंस, मतलब गवर्नमेंट के, हाँ हमारी कंट्री तो है ही एक सोवरेन कंट्री, इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए मतलब देयर आर सम थिंग्स और यू कैन से सम सोवरेन फंक्शंस दैट आर टू बी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ओनली, उसमें आपको इंटरफियर नहीं करना है, उसमें आपको इंटरफियर नहीं करना है। There can be a situation, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली, आपने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली जिसमें आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप प्रमोट कर रहे हो कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, इज फॉर से हिंदूज, ठीक है, या ये सुप्रीम होते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज, या मतलब सेक्स के बेसिस पे आप कुछ डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है इट इज गोइंग टू हार्म, इट इज एक्चुअली हार्मिंग और इट इज हार्मफुल, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि हार्मफुल हो, तो अगर आपको लगता है कि इट इज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? आपकी कंपनी को बंद करवा सकता है। वाइंड अप करो इस कंपनी को, क्या नॉनसेंस कर रही है ये कंपनी, ठीक है।
इसलिए नहीं आपको कंपनी बन के हमने फ्लरिश करने का मौका दिया है. दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन यू, राइट? हमें ऐसा यूजुअली या अक्सर हमारे मन में ऐसा होता है व्हाइल पेइंग टैक्सेस ऑल्सो कि इतना तो हम कमाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं और हमको टैक्स पे करना पड़ा, ये कर. इट इज नॉट जस्ट अस, इट इज नॉट जस्ट अस, इट इज एवरीवन. सिर्फ हम हमारे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं या सिर्फ हम अपनी वजह से नहीं कमाते हैं, ठीक है? Everyone has given us something. Everyone has given us something. It is the people who are our customers. It is the government who provides us n number of facilities. आपको क्या बताएं? आप खुद इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाओगे अपने घर पे या अपनी दुकान पे कि नहीं आप मत दो, गवर्नमेंट मेरा करती क्या है, हम गवर्नमेंट को क्यों टैक्स दे? तो गवर्नमेंट ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, गवर्नमेंट ने आपको कंपनी बनाने का स्टेटस दिया है. अब आपने कंपनी बनाई और आप कंपनी गवर्नमेंट इंडिया की ही इंटेग्रिटी या सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हो. ऐसी सिचुएशन में ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? कंपनी को बंद करो. उसके बाद लिखा हुआ है विच इफ द कंपनी एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब हो सकता है कि आप कुछ बॉम्ब मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप बॉम्ब मैन्युफैक्चर करने की ट्रेनिंग दे रहे हो. द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखिए. Those were the times when it was allowed. These are the times when it is not allowed. ठीक है? When you act against the friendly relations with foreign states. इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं विद से सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज. आप कोई भी फॉरेन कंट्री पकड़ लो, मान लीजिए आप पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है? सपोजली दिस इज अ सिचुएशन व्हेन इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान. नाउ यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट. आपको लगा नहीं आई वांट टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे कैसे, ये वो, आपके अंदर कुछ ऐसा जागा, आपने एक कंपनी फॉर्म की उसके लिए और आपने क्या किया? अटैक किया पाकिस्तान पे. तो ऐसी सिचुएशन में ट्राइब्यूनल आपकी कंपनी बंद करवा देगी. लेकिन हमने फ्रेंडली रिलेशन बना रखे हैं यार, आपकी वजह से पूरा का पूरा वो क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की इमेज डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है वो इफेक्ट हो रहे हैं. सो योर कंपनी में बी वोंट हैपन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इफ यू एक्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, इफ यू एक्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, सपोजली कोई भी पब्लिक ऑर्डर निकला कि बैन प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है, जनहित में जारी. आपने क्या किया? प्लास्टिक का प्रचार करना शुरू किया, घर घर जाके प्लास्टिक के फायदे बता रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर. या ये मे बी यू हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, और आप वो सेल कर रहे हो. तो जो पब्लिक ऑर्डर निकला है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, नॉट अलाउड. या फिर डिसेंसी या मोरालिटी. अब ये जो दो टर्म्स है ना, डिसेंसी और मोरालिटी, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है. डिसेंट क्या होता है? इट इज अ परसेप्शन, है ना? कोई पर्सन अगर हॉल में ऐसे वॉक इन करे तो आप देख के उसके बारे में भी एक इमेज बना दो, वेदर दिस पर्सन इज डिसेंट और इनडिसेंट, ठीक है? सपोजिटली अब मेरे क्लास में एक ऐसे हॉल में कोई पर्सन वॉक इन करता है विद शॉर्ट शॉर्ट्स, ठीक है, हाँ शॉर्ट शॉर्ट्स, ऐसे एक कोई भी लड़का मान लीजिए एंटर किया ऐसे रेड सन ग्लासेस लगा के, पूरे स्पाइक्स ऐसे खड़े हुए हैं एंड फंकी सी कोई टी शर्ट है, शॉर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स शूज है और मे बी विदाउट शूज है, ठीक है, और ऐसे वॉक इन कर रहा है. तो आप लोग क्या इमेज बनाओगे उसके लिए, या क्या उसको बोलोगे हाउ इनडिसेंट दिस पर्सन इज, है ना? ये कोई जगह है ऐसे आने की? आर यू गोइंग टू अ बीच और समथिंग? आर यू कमिंग टू द क्लासरूम? क्या है सिचुएशन, राइट? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या डिसेंट है और क्या इनडिसेंट है. डिसेंट अगर आप बेसिकली समझो तो इट इज अ बिहेवियर, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इट शुड कंफर्म टू दैट स्टैंडर्ड्स, यू शुड मेंटेन सम डेकोरम, राइट? दैट इज व्हाट डिसेंसी इज ऑल अबाउट. सो अगर आप छोटी मोटी नहीं, इनडिसेंट तरीके से कुछ भी एक्ट कर रहे हो, इनडिसेंट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, जो कि ट्राइब्यूनल को लगे कि इनडिसेंट है. या फिर मोरालिटी भी अगर हम बात करें, मोरालिटी इज ऑल अबाउट एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है. तो हमें नहीं पता कि क्या सही है या क्या गलत है या क्या ये एक्ट कहना चाहती है.
बट नॉर्मली एक्सेप्टेड जो चीजें होती हैं उनमें आप सही गलत को इवैल्यूएट कर सकते हो एंड यू शुड डू ऑल दैट इज एथिकल, ऑल दैट इज करेक्ट, ऑल दैट इज डिसेंट। अगर आप कुछ भी इनडिसेंट करते हो या कुछ एथिकली गलत करते हो तो उन सिचुएशंस में क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी को बंद कर सकती है, ताला लगा सकती है, वाइंड अप कर सकती है। अगला पॉइंट, मे ऑन अ पेटिशन लिखा है, मे ऑन अ पेटिशन। ट्राइब्यूनल कब ऑर्डर करेगी ये सब चीजें? ऑन अ पेटिशन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? कंपनी ने अगर पेटिशन दिया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। दूसरी सिचुएशन आपको दी हुई है कि एक्टेड अगेंस्ट, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस सिचुएशन में हम किसकी बात करते हैं, ठीक है, व्हेन आई कम टू सेक्शन 272। अगला ग्राउंड देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार, इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार or any other person authorized by central government by notification under this act, the tribunal is of the opinion that affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner, have been conducted in a fraudulent manner। जो कंपनी है, कंपनी फ्रॉड तरीके से काम कर रही है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट मैनर में उसके काम हो रहा है, या फिर कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, कंपनी ने ऐसा कोई फ्रॉड अभी तक किया नहीं है पर इसका बनाने का इंटेंशन ही था फ्रॉड करना, कंपनी बनी ही थी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए पर अभी तक फ्रॉड किया नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में, मेरे घर में, मैं तो एग्जांपल देती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि चलो पप्पू के घर में एक चोर घुस आया, उसने चोरी कर ली, ठीक है, चोर घुस आया मतलब विद प्रॉपर परमिशन चोर घुस आया, उसने आपसे कुछ भी बातचीत की, आपको पता नहीं, आपको लगा कि हाँ इज वेरी फ्रेंडली टू मी, ठीक है चलो अच्छा आप यहाँ के हो, वहां के हो, कम हैव डिनर विद अस, तो वो पर्सन आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, पहली सिचुएशन चोरी कर ली, पकड़ लो उसको। दूसरी सिचुएशन उसने चोरी की नहीं, आपको पता चल गया कि इसका घर में घुसने का इरादा क्या था, चोरी करना, तो उसको रहने दोगे? नहीं, बैठिए, हैव डिनर विद अस, डिनर करके जाइएगा, खाना वाना, थोड़ी आइसक्रीम, स्नैक्स, डेजर्ट्स भी मंगाते हैं आपके लिए, पूरा खिला पिला के भेजेंगे उनको, या इंतजार करेंगे कि कब वो चोरी करें तो मैं उनको बाहर भगाऊं? नहीं, इवन इफ इट इज नोन कि वो उसका इंटेंशन क्या था घुसने का, फ्रॉड, है ना। तो कंपनी बनाने का पर्पस क्या था, फ्रॉड। अब फ्रॉड करने का हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे, अगर ट्राइब्यूनल को पता चल जाए कि आपका कंपनी बनाने का पर्पस ही फ्रॉड था तो भी ट्राइब्यूनल क्या करेगी, वाइंडिंग अप कर देगी। पर ट्राइब्यूनल ये खुद नहीं करेगी, कब करेगी, जब रजिस्ट्रार से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑथराइज्ड पर्सन से पिटिशन आए ट्रिब्यूनल के पास। सो इन दीज टू पर्टिकुलर केसेस गवर्नमेंट में सीजी ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया, सीजी ऑथराइज्ड पर्सन, इन दोनों लोगों ने पिटिशन दिया हो ट्रिब्यूनल को फॉर फ्रॉड, कि ये कंपनी, या तो इस कंपनी ने फ्रॉड किया है, मतलब द अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर का मतलब क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका, बिल्स आप ज्यादा के रेज करते हो, आप पेमेंट कम करते हो, कुछ भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, है ना, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, ठीक है। और पर्पस फॉर फॉर्मेशन और द पर्सन्स कनेक्टेड इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट, पर्सन्स कनेक्टेड इन द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, दैट मीन्स प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स दोनों आ गए, फॉर्मेशन के समय प्रमोटर्स, मैनेजमेंट के समय डायरेक्टर्स। तो ये लोग they are guilty of fraud, misfeasance or misconduct in the connection herewith, and that it is proper that the company be wound up। तो इन लोगों ने पेटिशन दिया कि फ्रॉड है, या तो कंपनी फ्रॉडुलेंट तरीके से काम कर रही है, या उसका पर्पस था फ्रॉड करना, या फिर उसके जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं दे आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो इन तीनों सिचुएशंस में अगर कोई पेटिशन आई और ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि सच में ऐसा है और
इट इज जस्ट और इट इज प्रॉपर कि कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, मे ऑर्डर वाइंडिंग अप। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years. 5 consecutive financial years. Immediately preceding. Immediately preceding. क्या नहीं किया, फाइनेंशियल रिटर्न्स या एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, पिछले प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने ये फाइलिंग नहीं की है तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल that the company should be wound up. मैम ये तो हमें एकदम भी नहीं समझ में आया कि व्हाट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। साउंड्स गुड, हम यूज भी करते हैं डेली लाइफ में बहुत बार जस्ट एंड इक्विटेबल, बट इसका मतलब क्या है जस्ट एंड इक्विटेबल? व्हाट कैन बी द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स? मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, मैंने एक कंपनी बनाई और मैं उसमें कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं उसमें कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, ठीक है, इधर से उधर पैसा आई एम रोटेटिंग, ठीक है, मेरा पर्पस ही क्या है? नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आई विल रिपीट दैट अगेन, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए आई एम इन नीड ऑफ मनी, ठीक है, आई एम इन नीड ऑफ मनी, मेरे पास पैसा भी है बट आई डोंट हैव वाइट मनी, आई नीड वाइट मनी, तो मैंने क्या किया, कंपनी बना ली, ठीक है, किसी को ब्लैक मनी दे दिया, उससे इन्वेस्ट करवा लिया कंपनी में, उसको कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, उसके पास भी पैसा है और हमें भी पैसा मिल गया, सेटल हो चुका है, बस नाम के शेयर्स है, ठीक है, सेटल हो गया, ठीक है। अब इस कंपनी में शेयर्स आ गए, कंपनी तो मेरी है, मैंने क्या कर लिया, लोन ले लिया, ठीक है। जब मैंने आपको लोन टू डायरेक्टर्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि इस चीज को भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बट स्टिल अभी भी क्या है, बहुत वेज है। सो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली शैम कंपनीज बोलते हैं, विच आर बस नाम की कंपनीज होती है, दे डू नॉट कैरी एनी बिजनेस, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, बस बबल या शैम कंपनीज हम इनको बोलते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो क्या है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है कि इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए, कोई हक नहीं है इस कंपनी को जीने का, राइट। नहीं, देयर कैन बी मेनी अदर ग्राउंड्स। मान लीजिए किसी पर्पस से हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, अब वो पर्पस अकम्प्लिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट था कंपनी का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था कि देयर इज अ डेडलॉक इन मैनेजमेंट आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो कंपनी कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो ऐसी कंपनी को तो बंद ही हो जाना चाहिए। जैसे आपको मैंने वहां पे भी बताया था, तो मैंने बोला था कि अगर डेडलॉक होता है मैनेजमेंट में तो क्या हम करते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सी इफ देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर्स और दोनों के पास क्या है, देयर इज नो माइनॉरिटी, ऐसा कुछ ऑपरेशन का केस नहीं है, बट क्या हो रहा है, 2 लोग हैं, दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम ऑर्डर पास करते हैं कि या तो आप इनके शेयर्स एक्वायर कर लो या आप इनके शेयर्स एक्वायर कर लो, और अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है तो ट्राइब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप, रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे भी ये क्या है, जस्ट एंड इक्विटेबल में सब चीजें कवर हो जाती हैं। जस्ट एंड इक्विटेबल इज एन ओपन ग्राउंड, जहां पे भी यू थिंक दैट इट इज इन द बेनिफिट कि हाँ ऐसा होना चाहिए इक्विटेबल, तो आपको ऐसा कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डेडलॉक वगैरह, ये सब चीजें इस पॉइंट में कवर हो जाती हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जब भी आपको ऐसा लगे कि दिस इज द लास्ट रेमेडी, इसके बाद और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इवन देन आई एम टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें भी वाइंडिंग अप नहीं होती है डायरेक्टली, ठीक है। वहां पे भी क्या है, रिजॉल्व करने का प्रोसीजर होता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस,
ठीक है, वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे हम कंपनी को बचा सकते हैं। हर जगह हमने क्या देखा है, हमने कंपनी को बचाने की कोशिश की है पहले, बट जब हमें लगे कि दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट वी हैव एंड वी हैव दिस जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, कि कोई और ऑल्टरनेटिव रेमेडी हमारे पास ओपन है ही नहीं, हमारे पास बस एक यही रास्ता है, दिस इज द ओनली ऑप्शन, दिस इज जस्ट द ऑप्शन अवेलेबल एंड इट इज इक्विटेबल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में विल गो फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेक्शन 271। सेक्शन 271 एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। Circumstances in which the company may be wound up. Can you please repeat with me? कंपनी wound up हो सकती है, पहला ग्राउंड, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ हो कि बाय द कंपनी फॉर पेटिशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर कंपनी ने एक्ट किया हो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, या फिर पब्लिक ऑर्डर, या फिर डिसेंसी या मॉरलिटी। तीसरा पॉइंट, जब रजिस्ट्रार या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड पर्सन एप्लीकेशन देता है इन केस ऑफ फ्रॉड। चौथा पर्सन, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंसेक्यूटिव, है ना। और लास्ट, कि अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता हो कि इट इज जस्ट इन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप, तो ऐसी सिचुएशन में हम कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, सो अ कंपनी मे ऑन अ पिटिशन अंडर सेक्शन 272 बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ, सिर्फ पिटिशन काफी नहीं है कि हमने कंट्रीब्यूटरीज ने पिटिशन दे दिया तो वाइंड अप हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पिटिशन पे वाइंडिंग अप होगी, पर उस पिटिशन के साथ इसमें से कोई ना कोई ग्राउंड जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए कंट्रीब्यूटरीज ने पिटिशन दिया एंड ट्रिब्यूनल थिंग्स कि इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, की कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, तो कंपनी को वो वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 272, दैट इज पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। इसका छोटा सा पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बिकॉज आई नीडेड यू टू रीड कि कौन कौन लोग हैं जो कि ये पिटिशन को फाइल कर सकते हैं, जो कि ये पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। पेटिशन को सबसे पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो क्या लिखा हुआ है, पेटिशन कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी, पेटिशन कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज। अगर मैं कंपनी की बात कर रही हूँ, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी तभी फाइल करती है जब एक एसओए जुड़ा होता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज टू बी सबमिटेड। आई विल एक्सप्लेन अबाउट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अ लिटिल लेटर। अगला पॉइंट पे हम आते हैं जो कि लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटरीज। मैम ये कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? आई एम श्योर आपने सुना जरूर होगा अकाउंट्स में कंट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज, राइट। कंट्रीब्यूटरीज आर दोज हु कैन बी कॉल्ड अप, राइट, हु कैन बी कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ऐसा भी सुना होगा, है ना। कंट्रीब्यूटरीज और कोई नहीं होते हैं बेटा, मेंबर्स ही होते हैं, मेंबर्स ही होते हैं। आई एम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी की तरफ मेरी कोई लायबिलिटी है, एम आई लायबल टू कंपनी? यस, आई हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी टू द एक्सटेंट द शेयर्स आर अनपेड, राइट, और द गारंटी अमाउंट। शेयर कंपनी है, शेयर कैपिटल कंपनी है या गारंटी कंपनी है। मान लीजिए 10 रुपए का मेरा शेयर है, 5 रुपए मैंने दे रखा है, तो 5 रुपए जब भी कंपनी मांगेगी मुझे देना होगा, जब भी कंपनी मांगेगी मुझे देना होगा। इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग अप कैन आल्सो बी कॉल्ड, ठीक है। तो एनीवन हु कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट इज नोन एज अ कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। क्यों हम सिर्फ मेंबर्स यहां नहीं लिख सकते हैं? क्यों हम सिर्फ मेंबर्स यहां नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज जो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज करके आपने सुना है वो कौन होते हैं? दे आर नॉट करेंटली मेंबर्स, वो मेंबर्स थे, सिर्फ पिछले 12 महीने में वो मेंबर्स थे और
जिस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई क्रेडिटर्स खड़े हैं, या मान लीजिए जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर लायबिलिटी खड़ी है, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के समय का था। दोनों सिचुएशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मीट आउट नहीं कर पा रहे तो कंपनी उनसे भी पैसे मांग सकती है। अभी क्या कैसे नहीं मैं आपको समझा रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। इसलिए हम यहाँ पे मेंबर्स नहीं लिखते, हम कंट्रीब्यूटरीज लिखते हैं। सबसे पहली बात, एनीवन हु कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, उसको हम कंट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। अब कंट्रीब्यूटरीज के लिए बहुत सारी बातें और समझने की जरूरत है। ट्राइब्यूनल क्यों कंट्रीब्यूटरी के पिटिशन पे वाइंड अप कर देगी कंपनी को? कंट्रीब्यूटरीज के पिटिशन पे वाइंड अप कर देगी कंपनी को। हम कौन पिटिशन फाइल करता है? पिटिशन कौन फाइल करेगा? एनीवन हु हैज इंटरेस्ट, है ना, एनीवन हु हैज इंटरेस्ट। आप भी अगर आओ मेरे पास, या आप कोई पिटिशन फाइल करना चाहो इंस्टीट्यूट के साथ सपोजेटली कि नहीं ये आपने गलत किया है, ये कोर्स में होना चाहिए, कोर्स में नहीं होना चाहिए, ये वो जो भी है, तो आप पिटिशन फाइल करोगे ना। कोई XYZ डॉक्टर आके कोई पिटिशन फाइल करेगा, उसको क्या लेना देना है? पॉइंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं बोलूं मिस्टर ए क्या है? एक कंट्रीब्यूटरी है, ठीक है। द शेयर्स आर फुल्ली पेड, मतलब इनकी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है टुवर्ड्स द कंपनी, द शेयर्स आर फुल्ली पेड। तो इन्होंने जब पिटिशन दिया ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल क्या बोलेगी? भैया तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें? ना तो तुमको कंपनी को कुछ देना है, ना कंपनी से लेना है। लेना तो हो सकता है, देने के लिए हम पिटिशन फाइल भी क्यों करेंगे? द पॉइंट हियर इज दैट इट हैज बीन क्लियरली स्पेसिफाइड कि जरूरी नहीं है कि आपके शेयर्स पार्टली पेड हो तभी हम कंट्रीब्यूटरी की कैपेसिटी में आपको पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इवन इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड, यू कैन फाइल पिटिशन। पॉइंट्स क्या क्या है कि शेयर्स ओरिजिनली आपको अलॉट हुए होने चाहिए। द शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम। ओरिजिनल अलॉटमेंट आपको होना चाहिए, उस केस में ही आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना जरूरी नहीं है। शेयर्स पार्टली पेड अप होंगे तब तो कर ही सकते हो, फुल्ली पेड अप होंगे तो भी कर सकते हो, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है ये समझो। पहली बात तो ओरिजिनल अलॉटमेंट उनको होना चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए इस दिन आप पिटिशन फाइल कर रहे हो, इस दिन यू आर फाइलिंग ए पिटिशन और यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन। इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 18 मंथ्स, इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 18 मंथ्स सपोजिटली ये पूरा 18 मंथ्स का टेन्योर है। इस 18 मंथ्स में कम से कम 6 महीने आपके पास वो शेयर्स होने चाहिए। यू शुड होल्ड दैट शेयर्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। ये क्या कह रहे हो सर आप? सॉरी, ये क्या कह रहे हो मैम आप? ये क्या कह रहे हो मैम आप? ऐसा हो सकता है? या ये क्या कहने का आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है? सपोजिटली अगर मैं इसी सिचुएशन में बात करूं, यू टेल मी, यू एनालाइज कि आपको क्या समझ में आया है और आप जरा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि somebody से मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स होल्ड कर रहे हैं से फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 1
जुलाई 2018, ठीक है, and say Mr. A only is holding shares from say 1st July 2018 to 31st December 2018 and supposedly हमारी ये प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें उसकी डेट है से 1st Jan 2020, ठीक है। तो अब जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मिस्टर ए इन बोथ दीज सिचुएशंस विल क्वालिफाई टू मेक अ पिटिशन टू ट्रिब्यूनल। हमने अभी तक क्या क्या कंडीशंस पढ़ी? ओरिजिनल अलॉटमेंट उनको होना चाहिए, ही शुड बी होल्डिंग शेयर्स फॉर एटलीस्ट 6 months of the period of 18 months immediately preceding the date of commencement of winding up। इस डेट के इमीडिएटली प्रिसीडिंग 18 महीने मतलब कब से हुआ? 12 और 6, दैट मीन्स 1st जुलाई 2018, राइट। मतलब इस टेन्योर में कम से कम 6 महीने उनके पास शेयर्स होने चाहिए। तो इस टेन्योर में तो वो ये फॉल ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो शेयर्स पहले ही उनके पास से चले गए। इस टेन्योर में क्या वो 6 महीने के लिए शेयर्स होल्ड कर रहे हैं? 1 जुलाई से, देखो 1 जुलाई 2018 के बाद से 31 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मींस ही इज हैविंग शेयर्स फॉर 6 months। उसके बाद नहीं भी है तो भी ही विल क्वालिफाई। सो इन दिस पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ 18 months ही शुड बी होल्डिंग शेयर्स फॉर एटलीस्ट 6 months, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि कंट्रीब्यूटरी ने मान लीजिए पिटिशन फाइल किया ट्रिब्यूनल को और बोला कि देखिए ऐसे तो मेरे फुली पेड अप शेयर्स हैं, तो मुझे तो कंपनी को कुछ नहीं देना है, पर कंपनी से कुछ लेना तो है, तो आप मेरा पिटिशन स्वीकार कीजिए। तो ट्रिब्यूनल ने कहा चलो तुम्हारा तो कुछ तो इंटरेस्ट है तो हम ले लेते हैं। अगली सिचुएशन, माई शेयर्स आर फुली पेड अप, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द कंपनी, द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स। कंपनी के पास कोई एसेट है ही नहीं जिसको बेच के कि वो पैसे हमें वापस कर पाएगी। ना मुझे कंपनी से कुछ लेना है, ना मुझे कंपनी को कुछ देना है। ट्रिब्यूनल बोलेगी क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, क्यों आए हो यहाँ पे? वाई शुड वी एक्सेप्ट योर पिटिशन? बेकार में टाइम खराब करोगे, अपना भी हमारा भी छोड़ो, हटाओ। नहीं, it is immaterial. It does not matter whether your shares are fully paid up, partly paid up, the company has any assets or not, the company has assets to realize या कुछ बचेगा एक्चुअली शेयर होल्डर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो उन सब बातों को हटा के बस ये कंडीशंस फॉलो अगर आप करते हो, इफ यू कंप्लाई टू दीज कंडीशंस यू कैन मेक अ पिटिशन टू ट्राइब्यूनल। क्लियर है? तो पहला कंपनी हो गया, दूसरा ट्राइब्यूनल वो कंट्रीब्यूटरी हो गया, कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज। तीसरा पॉइंट था ऑल मतलब मिल के भी कर सकते हो, ठीक है, ऑल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन 1, 2, ठीक है। चौथा पॉइंट है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का एक ग्राउंड तो हमने पढ़ लिया था, फ्रॉड वाला, है ना। रजिस्ट्रार का एक ग्राउंड तो हमने पढ़ लिया था, फ्रॉड वाला। और कौन सा ग्राउंड हो सकता है? रजिस्ट्रार। हमको इतना समझ में आया कि अगर कंपनी एक्ट कर रही है अगेंस्ट द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑफ द कंट्री, तो ऐसी सिचुएशन में भी ट्रिब्यूनल खुद से तो वाइंडिंग अप नहीं करने वाला है, बिकॉज उसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, द ट्रिब्यूनल मे ऑन अ पिटिशन। तो इस सिचुएशन में पिटिशन कौन फाइल करेगा? पिटिशन कौन फाइल करेगा? ऑफ कोर्स द रजिस्ट्रार फाइल करेगा। सो रजिस्ट्रार जब आप फ्रॉड करते हो तो फाइल कर सकता है, जब आप नेशनल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को इफेक्ट करते हो या दैट पर्टिकुलर पॉइंट तब फाइल कर सकता है। जब आप लगातार 5 साल तक नॉन फाइलिंग करते हो, दैट मीन्स यू डोंट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू डोंट फाइल द एनुअल रिटर्न्स, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? उस सिचुएशन में बिल्कुल, तो ये सारे के सारे आपके ग्राउंड्स हो सकते हैं कि जब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? पिटिशन फाइल कर सकता है। बट मैं आपको एक पॉइंट, यहां पे एक और पॉइंट क्लियर कर दूं
रजिस्ट्रार जब भी पिटिशन फाइल करेगा टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी देती है फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस। और उसके बाद ऐसा क्यों करती है? Supposedly you are a company and you are affecting the integrity or you are harming the integrity of a, say of India, of course you are harming the integrity of India. रजिस्ट्रार को ये चीज पता चली, रजिस्ट्रार ने देखी कि यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि इस कंपनी को बंद कराने का हम पिटिशन देना चाहते हैं, हमको परमिशन दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी? बोलेगी कंपनी को एक बार कि तुम भी बताओ तुम्हारी क्या सुनवाई है, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारी कोई बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा हमें लगा, एनीथिंग। तो वो रिप्रेजेंटेशन देंगे, और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन देगी तो रजिस्ट्रार विल मेक अ पिटिशन टू ट्रिब्यूनल, एंड इफ ट्रिब्यूनल थिंक्स सो ट्रिब्यूनल विल मेक द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। इज दैट क्लियर? सो रजिस्ट्रार ऑन 3 ग्राउंड्स क्या करेगा? सीजी से परमिशन लेगा, will seek permission of CG. CG क्या करेगी? Ask for representations, या फिर आप सिंपल इतना ही समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये मिलती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद CG ग्रांट्स अप्रूवल, उसके बाद CG क्या करेगी? अप्रूवल ग्रांट कर देगी। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? registrar will give petition to whom? To tribunal. Will give petition to tribunal. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। Any other person authorized by central government in this behalf, and the central government or state government, अगर petition is made on the ground that the company has acted against the interest of, जब हम इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी इन सब के बारे में बात करते हैं तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इन ऑल अदर केसेस इट कैन नॉट। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस इट कैन नॉट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑथराइजेशन है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करती है अपने बिहाफ पे वो पर्सन कर सकता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ तब जब सपोजिटली यू आर अफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है। अ कंट्रीब्यूटरी शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन, सिंपल वही लाइन लिखी हुई है। A copy of petition, that is the last, you can say subsection 5, a copy of petition made under this section shall also be filed with the registrar, and the registrar shall, without prejudice to any other provision, submit his views to the tribunal within 60 days of the receipt of such petition. तो ये सारी सिचुएशन में जो आप पिटिशन फाइल करते हो, यू फाइल अ कॉपी to registrar also, और रजिस्ट्रार क्या करते हैं? विद इन 30 डेज, आप ट्रिब्यूनल को तो देते ही देते हो, ट्राइब्यूनल को साथ साथ आप रजिस्ट्रार को भी देते हो, एंड विद इन 30 डेज दे आर गोइंग टू सबमिट व्यूज कि हमारा क्या कहना है इस पिटिशन पे, क्या इस कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दे हैव सबमिटेड दिस पिटिशन ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, तो क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई वाइंडिंग अप की? कौन वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन करता है, वाइंडिंग अप कराने की पावर किसके पास होती है, किन ग्राउंड्स पे वाइंडिंग अप हो सकती है। इतनी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं इन 2 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 271 एंड सेक्शन 272। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अगला सेक्शन देखो, अभी तक आपने क्या की है, जो एलिजिबल लोग थे, जो एलिजिबल थे उन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन या इसको हम नाम दे पेटिशन दिया है, किसको, ट्राइब्यूनल को, है ना, पेटिशन दिया है किसको, ट्राइब्यूनल को। सेक्शन 273, सेक्शन 273, ट्राइब्यूनल को पेटिशन मिल गया, ट्राइब्यूनल को क्या हो गया, पेटिशन मिल गया। अब ट्राइब्यूनल के पास क्या अधिकार है, ठीक है, जब उनको पेटिशन मिल जाता है, आफ्टर दे रिसीव पेटिशन, उसके बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। द ट्राइब्यूनल में on receipt of a petition for winding up, on receipt of a petition for winding up under section 272 pass any of the following orders, namely dismiss it with or without cost। मिला पहला ऑप्शन उनके पास डिसमिस विद और विदाउट कॉस्ट, कुछ उनसे ले सकते हैं या ऐसे ही डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है, डिसमिस कर दिया, पहली बात। तो दूसरी बात ऑब्वियसली यही होगी कि एक्सेप्ट कर लिया। मेक इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ऑर्डर, मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, और एनी ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। सो इतनी पावर्स उनको ग्रांट की हुई है, इतनी पावर्स उनको ग्रांट की हुई है। डिसमिस किया या फिर एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट किया तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, एक इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि अभी फाइनल ऑर्डर में समय है, ठीक है, एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो एक्चुअली वाइंडिंग अप का तो ऑर्डर कर ही सकते हैं, और एनी ऑर्डर एज दे मे थिंक फिट। वाइंडिंग अप का डायरेक्ट ऑर्डर भी वो कर सकते हैं, और एनी अदर ऑर्डर, ये इनके पास पावर्स हो गई, ये इनके पास सीधी सच्ची पावर्स हो गई। अब जरा पहले आ जाओ, सेक्शन 274 पे, सेक्शन 274 पे, क्योंकि इसके आगे का मैं पढ़ा पाऊंगी आपको तभी जब आप पहले वो पढ़ लेंगे, या मैं आपको रीड करके बताती हूं एंड देन वी विल मूव टू इट। प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इन 90 days फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। ये पिटिशन फाइल हुई से ये ऑर्डर, इसके बीच का टाइम पीरियड 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर the tribunal shall give notice to the company and afford a reasonable opportunity to make its representations, if any, unless for special reasons to be recorded in writing, the tribunal thinks fit to dispense with the company, dispense the company with such notice। अब ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा पर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करने से पहले ट्रिब्यूनल कुछ उनको ऑप्शन देगी, मौका देगी, पर उसके पहले उनको कुछ चाहता है। ट्रिब्यूनल नीड्स समथिंग, ट्रिब्यूनल वांट्स समथिंग, पर वो चीज इस सेक्शन में नहीं लिखी हुई है, वो चीज लिखी हुई है अगले सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 274 में। सेक्शन 274 में डायरेक्शंस दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करने के। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो मैंने आपको बताया था कि मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का थोड़े टाइम बाद डिस्कस करूंगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होते हैं? Where a petition for winding up is filed before the tribunal, section 274, I'm reading section 274, by any person other than the company, by any person other than the company, मतलब कंट्रीब्यूटरीज हो गए, आपके रजिस्ट्रार हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज किया तो वो पर्सन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गया। इट इज सैटिस्फाइड that a prima facie case for winding up is made out by an order
direct the company to file its objections along with a statement of affairs within 30 days of the order in such form and in such manner as may be prescribed. बहुत ही अच्छी बात ये लिखी हुई है. जब मैंने आपको बताया कि who are the people who are eligible to make an application or make petition for winding up to the tribunal, तो मैंने कंपनी के केस में आपको बताया था कि कंपनी जब भी पेटिशन देती है तो अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे देती है. ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है. वी वांट, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, हम चाहते हैं कि आप हमारी वाइंडिंग अप करा दीजिए, है ना. पेटिशन दिया कंपनी ने. तो जब कंपनी ने खुद बोला, दैट मीन्स कंपनी डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन. कंपनी को तो कोई आपत्ति हो नहीं सकती है और कंपनी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खुद आपको दे दिए. बाकी सारी सिचुएशन में, दैट मीन्स व्हेन द पेटिशन इज नॉट मेड बाय कंपनी, जब पेटिशन कंपनी नहीं देती है, कोई और व्यक्ति दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन हो. और ट्राइब्यूनल को अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करना है तो पता तो चलना पड़ेगा ना कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी के हैं क्या. आज की डेट में क्या कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं, राइट. कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, लायबिलिटी, एसेट्स, एवरीथिंग जानना जरूरी है. कौन देगा? रजिस्ट्रार तो हमको नहीं दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग तो नहीं दे सकते. कौन देगा? कंपनी देगी. तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? बोलेगा कंपनी को कि दो. कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो दो. आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ऑब्जेक्शन इफ एनी, वो इंप्लाइड है कि ऑब्जेक्शन अगर है तभी दोगे ना, नहीं है तो क्या दोगे ऑब्जेक्शन? बोल दोगे नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं है हमको, कुछ हमारी से नहीं है इसमें, राइट. और दूसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो तो देना ही देना पड़ेगा. तो वंस अगेन रीड करते हैं. वेयर अ पेटिशन ऑफ वाइंडिंग अप इज फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय एनी पर्सन अदर देन द कंपनी, ट्रिब्यूनल शैल इफ सैटिस्फाइड, अगर उसको लगा कि ये प्राइमा फेसी जो हमें केस दिख रहा है फॉर वाइंडिंग अप इज मेड आउट बाय एन ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्ट द कंपनी, तो वो क्या करते हैं, कंपनी को डायरेक्ट करेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्शंस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करें विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सो पेटिशन मिला जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, मतलब पेटिशन की आप डेट बोल सकते हो. तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स कंपनी टू फाइल ऑब्जेक्शन प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद इन 30 डेज, और 30 दिन का और समय दिया है प्लस 30, मतलब ये एक्सटेंशन टाइम पीरियड है, ये एक्सटेंशन टाइप का आप समझ लो, ठीक है. ट्रिब्यूनल may allow a further period of 30 days in situation of contingency or special circumstances. क्लियर है? अब इसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल को ये जो ऑर्डर देना था विद इन 90 डेज देना था. ट्रिब्यूनल को जैसे ही पेटिशन मिला, उन्होंने डायरेक्ट किया कंपनी को कि आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए या फिर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दीजिए विद इन 30 डेज. यहीं पे मिल गया. ये अगर 90 डेज का समय है ना, ये 30 एंड 30, तो या तो यहां तक मिल जाएगा या फिर मैक्सिमम यहां तक मिल जाएगा. तो इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको फिर भी ऑर्डर दे देना है, ठीक है. मतलब ये नहीं है कि पहले 60 डेज में मिला उसके बाद 90 डेज से ऑर्डर देंगे, नहीं. इज दैट क्लियर? Provided further that the tribunal may direct the petitioner to deposit such security for cost as it may consider reasonable as a precondition to issue directions to the company. इसका मतलब क्या है? वाइंडिंग अप हो रही है भैया, बहुत सारा पैसा लगता है, तो हो सकता है आपसे ट्रिब्यूनल बोले कि आप कुछ पैसे यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर दीजिए फॉर मीटिंग द कॉस्ट, ठीक है. ये हाँ, बस इतनी सिंपल सी बात है, नथिंग कंसेप्चुअल. अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है. वी आर स्टिल रीडिंग सेक्शन 274. जो भी व्यक्ति टू फाइल ऑब्जेक्शन इज नॉट एन ऑब्लिगेशन.
आपको ऑब्जेक्शन है तो आप फाइल करेंगे, बट टू गिव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज एन ऑब्लिगेशन। अगर ट्रिब्यूनल ने आपको डायरेक्ट किया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना है तो आपको देना ही है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं देते हैं 30 डेज के अंदर अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में द राइट टू अपोज पिटिशन शैल बी फोरफीटेड। ठीक है, a company which fails to file the statement of affairs shall forfeit the right to oppose the petition, and such directors and officers of the company as found responsible for such non-compliances shall be liable for punishment under subsection 4। subsection 4 में लिखा हुआ है कि जो भी इस प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है उसके ऊपर क्या लगेगा, इफ नॉट फाइल्ड तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे आपके ऊपर, पीनल कंसिक्वेंसेस होते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी होता है आपको 6 months। जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 6 months, और उसके ऊपर फाइन लग सकता है विच इज गोइंग टू बी 25,000 to 5 lakhs। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 lakhs। क्लियर है? If not filed, then company will not have a right to oppose. Company will not have right to oppose petition. ठीक है? So if the company fails to file the statement of affairs, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा to oppose the petition, और इसके साथ साथ पेनाल्टी लगेगी जो ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया है उनके ऊपर। And a complaint may be filed in this behalf before the special court by registrar, provisional liquidator, company liquidator, or any person authorized by the tribunal, and thereupon the directors and officers of the company, उनके ऊपर penal consequences हो गए, वो तो आपको पता ही है। इसका मतलब क्या है कहने का, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट अगर आप कंपाइल करोगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रिब्यूनल ने आपको डायरेक्शन दिया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप फाइल कीजिए 30 दिन के अंदर अंदर, आपने नहीं फाइल किया तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा अपोज करने का पिटिशन। और रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार इस चीज के अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, या प्रोविजनल लिक्विडेटर इस चीज के अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, कंपनी लिक्विडेटर इस चीज के अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया हो ट्रिब्यूनल ने किसी को ऑथराइज किया ना और उनको डायरेक्शन दिया, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल नहीं किया, तो वो जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो क्या कर सकता है, स्पेशल कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, और आपके ऊपर ये पेनाल्टी तो लगेगी ही लगेगी, उसके बाद देखा जाएगा। इज दैट क्लियर? The directors and other officers of the company, the directors and other officers of the company in respect of which an winding up order is passed by the tribunal, within a period of 30 days submit at the cost of the company the books of accounts of the company completed and audited up to the date of order to such liquidator and the manner specified by the tribunal. So ये आपको देना ही देना था। Now apart from this आपको क्या करना है, within 30 days after the order is passed, within 30 days आपको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग। So the company, or you can say the directors and officers, have the duty to submit books of accounts within 30 days. Is this clear? सेक्शन 272 में वैसे भी आपने पढ़ा था कि ये पिटिशन ही आप तब फाइल कर सकते हो, कंपनी तब फाइल कर सकती है
जब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रोड्यूस करे। सो वेन एवर कंपनी इज मेकिंग अ पिटिशन तो उनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो प्रोड्यूस करने ही करने हैं, वो सेक्शन 272 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर बाकी लोगों ने, क्योंकि बाकी लोगों के पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं होंगे इसलिए वो नहीं सबमिट कर सकते व्हाइल मेकिंग पिटिशन, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उनसे बोल के मंगा लेगा कंपनी से, और अगर आप नहीं देते हो तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी हो सकती है, पेनाल्टी लगेगी, you will not have the right to oppose everything. So ये छोटा सा हमारा सेक्शन 274 है, सेक्शन 274। वापस आ जाएंगे हम सेक्शन 273 पे। Can I raise this? सेक्शन 273 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को जब पिटिशन मिला वाइंडिंग अप का तो वो ये ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, 90 डेज के अंदर अंदर उनको ऑर्डर पास कर देना होगा। एंड जब वो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, प्रोवाइडेड that before appointing a provisional liquidator under clause C, the tribunal shall give notice to the company and afford a reasonable opportunity to it to make its representation, if any, unless for special reasons to be recorded in writing, the tribunal thinks fit to dispense with such notice. सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये उठती है कि लिक्विडेटर कौन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लिक्विडेटर इज समबडी जिसको कि ऑफिशियली असाइन किया जाता है टू कैरी ऑन द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, है ना। वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए जिस पर्सन को हम ऑथराइज करते हैं उस पर्सन को हम लिक्विडेटर बोलते हैं, कि आपको किसको किस प्राइस पे बेचना है, किसको रियलाइज करके किसको देना है, एवरीथिंग, ठीक है, उसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। ट्रिब्यूनल के पास नोटिस आई, उन्होंने ऑफिशियली एक प्रोविजनल लिक्विडेटर, नॉट द फाइनल लिक्विडेटर, जैसे आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती होगी, प्रोविजनल मार्कशीट मिलती होगी, तो पहले निकल जाती है, फाइनल बाद में आएगी, है ना। तो अभी फाइनल ऑर्डर वाइंडिंग अप का उन्होंने पास नहीं किया है, बट एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया। बट वो भी अपॉइंट करने से पहले कंपनी को बुलाते हैं, कंपनी को नोटिस देते हैं कि आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बोलिए और आपके पास आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर कैसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्या चीज, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलती है। पर ये भी ये लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल के पास अगर कुछ स्पेशल रीजंस हो, उनको लगता है कि कंपनी आएगी, ये बोलेगी, वो बोलेगी, ऐसा ऐसा कुछ, उनके पास अगर कुछ स्पेशल रीजंस हैं दैट ही हैज रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो वो चाहे तो ये नोटिस ना भी भेजें कंपनी को, मे डिस्पेंस विद द नोटिस। तो नोटिस नहीं भेजेंगे उस सिचुएशन में, डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे। अगर ट्रिब्यूनल को ये काम करना है तो ट्रिब्यूनल को क्या करना होता है, सबसे पहले नोटिस देनी होती है टू कंपनी, एज यू कैन से टू मेक रिप्रेजेंटेशन, टू मेक रिप्रेजेंटेशन। और वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, दे अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर। पर may record special reasons in writing, and what they can do is dispense with notice नहीं भेजेंगे, फिर may dispense with notice। क्लियर है, चलिए। Provided also that the tribunal shall not refuse to make a winding up order only on the ground that the assets of the companies have been mortgaged or an amount equal to or an increase of those assets, or the company has no assets। मतलब क्या है कि इस ग्राउंड पे ट्रिब्यूनल रिफ्यूज नहीं कर सकता, नहीं इस कंपनी का क्या हम वाइंडिंग अप करेंगे, इस कंपनी के पास तो एसेट्स ही नहीं है,
ठीक है, या इसके तो एसेट्स मॉर्गेज्ड है, तो हम क्या वाइंडिंग अप करेंगे? वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है कि इसको रियलाइज कराना, ये कराना, लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। लिक्विडेटर को हम अपॉइंट करेंगे भी, लिक्विडेटर बेचारा क्या करेगा कि आपके पास तो एसेट्स ही नहीं है। तो ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ, मना कर दिया गया है कि ट्रिब्यूनल सिर्फ इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ट्रिब्यूनल डिसमिस कर सकता है बट ऑन अदर ग्राउंड्स देन दिस। क्लियर है? एंड लास्टली जो सबसेक्शन 2 आपका बोल रहा है, where a petition is presented on the ground that it is just and equitable that the company should be wound up, जो last ground हमने पढ़ा था, the tribunal may refuse to make an order of winding up if it is of the opinion that some other remedy is available to the petitioners and they are acting unreasonably in seeking to have a company wound up instead of pursuing other remedy. Supposedly just and equitable ground में मैंने आपको बताया था deadlock in management. Right. अब there is a deadlock in management, so you can also go for say a compromise. ठीक है, आप कोई अरेंजमेंट कर सकते हो, या फिर आपने उसमें अगर अपील की है तो आपको क्या हो सकता है, आपको ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे सकता है कि आप खरीद लो इधर उधर, आप ये सब कर लो। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी और रेमेडी अवेलेबल है तो अननेसेसरली यू विल नॉट कम अप इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप। आप बाकी सारी रेमेडीज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में भी अगर ट्रिब्यूनल को ये लगा कि ये जो पेटिशनर मुझे पेटिशन दे रहा है, ठीक है, इट इज नॉट जस्टिफाइड, कि मतलब कहीं और उसको कोई रेमेडी मिल सकती है, तो वो मना कर देगा। ठीक है, so these are all the powers of tribunal which the tribunal has under section 273। तो इसके साथ हमारे सेक्शंस 272, 273, 274 ये सारे के सारे खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। एलईडी बल्ब लिमिटेड हैज मेड default in filing financial statements and annual returns for a continuous period of 4 financial years ending on 31st March 2017। पिछले 4 सालों से उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। Registrar of companies having jurisdiction approached the central government to accord sanction to present a petition to NCLT for winding up of the company on the above ground। अब बताइए क्या उनको परमिशन मिलेगी और क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, आपसे पूछा गया है कि एग्जामिन करिए कि आरओसी ने जो ये फैसला लिया है, निर्णय लिया है, ये क्या ठीक है, एंड स्टेट द टाइम लिमिट कि कितने टाइम लिमिट में ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास करना होता है। ठीक है, सो एज पर द गिवन सिचुएशन आपको क्या लगता है? The application is not valid. The application that the registrar has made to central government for taking sanction or for taking approval for filing a petition to tribunal is not valid. Why is it not valid? Because it is not a valid ground only. It is not a valid ground. अगर 5 consecutive financial years immediately preceding, तो उस situation में आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे तो 4 ही है। तो पहली बात, पहला जो आपसे पूछा गया है, इट इज नॉट वैलिड। और दूसरा जो पूछा गया है सिचुएशन, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर उनको ऑर्डर पास करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। ठीक है, उससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। कंपनी की हालत वैसे ही बुरी है। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होता है। विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शंस इन आवर next class. Thank you.